गुड इवनिंग दोस्तों, लाइव स्टडी इलाहाबाद यूट्यूब चैनल पे मैं उत्पल मणि त्रिपाठी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। रात के 9 बज चुके हैं। 9 बजे का जो सेशन होता है आप सभी को पता है, टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड की परीक्षा के लिए नागरिक शास्त्र का आप लोगों का प्रैक्टिस सेशन होता है। नियमित रूप से आप लोगों के लिए जो है नागरिक शास्त्र के कुछ प्रश्नों को लेकर उपस्थित होता हूँ, जिसका आप लोग अभ्यास करते हैं। तो यदि आपको इस सेशन से फायदा हो रहा है या आपको सेशन कारगर लग रहा है तो आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। दोस्तों, आपसे बस इतनी सी अपेक्षा है कि आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करें, थोड़ी सी संख्या को बढ़ाने में आप लोग मेरा सहयोग करें। तो जो लोग ये कार्य कर सकते हैं स्वेच्छा से, आप सभी लोग जो है दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। ये आप लोगों के लिए बस इतना ही कहना चाहूंगा, ज्यादा कुछ नहीं। चलिए देख लेता हूँ आप लोगों के कुछ कमेंट को। चलिए एक ही बार सभी लोगों को, अखिलेश जी, सुरेंद्र जी, पूजा जी, मीनाक्षी जी, प्रीति जी, चले कुसुम जी, वीरेंद्र कुमार जी, निर्मला जी, चलिए यूपी बोर्ड रिलेटेड इंफॉर्मेशन, आपका नाम मैं बार बार भूल जाता हूं। चलिए अजय कुमार जी, संतोष जी, सभी लोगों को गुड इवनिंग दोस्तों। चलिए तो सेशन की शुरुआत की जाए, चलते हैं दोस्तों सीधे आज के सेशन पे। आप लोगों को ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर मिल रही है? कहीं कोई समस्या? ऑडियो आप लोगों को क्लियर मिल रही होगी, वीडियो थोड़ा सा यदि बफरिंग हो रहा होगा तो अभी जो है कुछ सेकंडों में आप लोगों को ये भी जो है दोस्तों पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा, आप लोगों को कोई समस्या नहीं आएगी। चलिए चलिए बहुत ही बढ़िया। चलें तो चलते हैं दोस्तों सेशन की तरफ और सीधे आज के, बिना किसी फॉर्मेलिटी के अब सीधे आज के सेशन की तरफ चलेंगे दोस्तों। आज के सेशन के प्रश्नों को हम लोग देखेंगे कि आज के सेशन में हम लोगों के लिए प्रश्न क्या क्या हैं। आप सभी लोग प्रश्नों को ध्यान से पढ़ेंगे और उसका उत्तर करने का प्रयास करेंगे, जितना तेजी से हो सके उतना तेजी से। हाँ, बस ये है कि प्रश्न को पढ़ के समझ के तभी उत्तर करिएगा, अनावश्यक जल्दीबाजी करने की जरूरत नहीं है। 30 सेकंड का आप लोगों को समय मैं देता ही हूं, तो 30 सेकंड पर्याप्त समय होता है आप लोगों के लिए प्रश्न को समझने के लिए और उत्तर देने के लिए। चलिए प्रश्न पहला दिया है, हम एक संविधान के अंतर्गत कार्य करते हैं, किंतु संविधान वह है जैसा कि न्यायाधीश बताते हैं कि यह कहता है, या जिस न्यायपालिका के विषय में है वह है, किसके लिए ये कहा जा रहा है और ये कथन किसका है। इस प्रश्न से ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि इस कथन को जो है या ये बात किसने कही है, आप लोग दोनों चीज के लिए उत्तर करेंगे। चलो सी विकल्प आप लोगों का उत्तर आना शुरू हो गया। सी विकल्प के लिए आप लोग बात कर रहे हैं। बहुत ही बढ़िया, मनीष जी का उत्तर आ गया है कि जस्टिस ह्यूज ने कहा था। दोस्तों ये जो आपका कथन है कि हम एक न्यायाधीश, संविधान वह है जो हमें न्यायाधीश बताते हैं, यह कहा था आपके जस्टिस ह्यूज ने। अमेरिका के जो है ये एक न्यायाधीश हुआ करते थे, तो संयुक्त राज्य अमेरिका की न्यायपालिका के बारे में यह कथन जस्टिस ह्यूज का है। आप लोग सी विकल्प के साथ जा रहे हैं, तो उत्तर बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न दिया है, डॉक्टर अंबेडकर के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? गलत कथन का चुनाव करना है। चारों विकल्पों को पढ़िए और उसके बाद अपना उत्तर करने का प्रयास करेंगे सभी लोग। चलिए आप लोगों का समय शुरू कर देता हूं, आप लोग तेजी से प्रश्नों का उत्तर करेंगे और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए दोस्तों, यदि आपकी इच्छा है। तो इच्छा से यदि आप करना चाहते हैं तो कोई विशेष दबाव नहीं है, आप लोग कर सकते हैं वीडियो को लाइक और शेयर। प्रश्न दिया, अम्बेडकर के संबंध में कौन सा कथन गलत है? डॉक्टर अम्बेडकर को आधुनिक भारत का मनु कहा जाता है। उन्होंने कांग्रेस और गांधी ने अछूतों के लिए क्या किया? चलिए ठीक है, लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। ज्ञान गंगा की वे असीम ख्याति ही लगते हैं, संवैधानिक साधनों में उनकी रुचि नहीं थी। चलें तो जो लोग इस प्रश्न में डी विकल्प का चुनाव कर रहे होंगे उन सभी का उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। संवैधानिक साधनों में यदि रुचि नहीं होती तो दुनिया के सबसे बड़े देश के संविधान को जो है, जिसको आज भी हम लोग फॉलो कर रहे हैं, उसकी रचना नहीं हो पाती। संवैधानिक साधनों में जो है इनकी रुचि कूट कूट के भरी थी। तो आप लोग इस प्रश्न में डी विकल्प के साथ जाएंगे तो आपका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म
गलत है। थोड़ा सावधानी से इस प्रश्न का चुनाव करेंगे। गलत युग्म आपको पहचानना है। संस्थात्मक शासन व्यवस्था, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था, संघात्मक शासन व्यवस्था और एकात्मक शासन व्यवस्था दिया है, कुछ देशों के नाम दिए हैं। तो इसमें कौन सा जो है देश किस व्यवस्था के अंतर्गत आता है, उसके आधार पर आपको गलत विकल्प का चुनाव करना है। ध्यान से इस प्रश्न को करिएगा। चलिए, बहुत ही बढ़िया। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलें, तो जो लोग इसमें सी विकल्प की बात कर रहे हैं उन सभी का उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें इंग्लैंड और चीन ये दो देश दिए हुए हैं। खास करके इनके बारे में सबको पता होगा। इंग्लैंड और चीन में जो है एकात्मक व्यवस्था पाई जाती है, न कि संघात्मक। तो उत्तर आपका जो होगा यहाँ पे सी विकल्प के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। आप सी विकल्प के साथ जा रहे हैं तो कहीं कोई समस्या नहीं है। अगला प्रश्न दिया है कि किंतु प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि संसद राजा को अनिष्टवादी अर्थ में प्रभुसत्ता संपन्न संस्था समझना असंगत है। यह कथन किसका है? डायसी का, लास्की का, मैटलैंड का या ब्राइस का? चारों में से किसी एक को चुनिए, उत्तर करिए। जी बिल्कुल, इंग्लैंड और चीन एकात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। चलिए, कथन आप लोग जो है तेजी से उत्तर करेंगे इस प्रश्न के लिए। किसने कहा है? संसद राजा को अनिष्टवादी अर्थ में प्रभुसत्ता संपन्न संस्था समझना असंगत है। अब इसमें जो है दोस्तों आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना है। बिल्कुल सभी लोगों का उत्तर जो है, जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, लास्की के लिए आ रहा है। जितने लोग लास्की की बात कर रहे हैं उन सभी का उत्तर जो है वो बिल्कुल सही है। अब इसको याद करने के लिए आपको पूरे स्टेटमेंट को याद करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। आपको 2-3 शब्दों को याद करना है। एक, अनिष्टवादी, अनिष्टवादी और प्रभुता संपन्न संस्था। यदि किसी भी स्टेटमेंट में ये दो चीज एक साथ आती है, अनिष्टवादी और प्रभुता संबंध संस्था, तो सीधे से आप आंख बंद करके लास्की का चुनाव कर लेंगे। आपका उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। मैं आपसे बार बार कहता हूं कि स्टेटमेंट के लैंग्वेज को याद करने के अपेक्षा जो है आप सभी लोग जो है कीवर्ड्स को याद करिए। क्या कह रहा हूं, माफ करेंगे, आस्टीनवादी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आस्टीनवादी अर्थ में जो है प्रभुता संपन्न। चलिए, जी बिल्कुल, मैंने ध्यान नहीं दिया। चलिए कोई बात नहीं, मैंने ही गलत पढ़ दिया। तो आस्टीनवादी अर्थ में जब भी आपसे पूछा जाए, एक बार यदि किसी चीज को आप गलत पढ़ देते हैं तो हमेशा जो है वो गलत ही पढ़ते हैं। तो आस्टीनवादी अर्थ में शब्द को जो है कीवर्ड बनाएंगे बिल्कुल। और प्रभुता संपन्न संस्था यदि किसी स्टेट में एक साथ आ जाता है स्टेटमेंट में, तो आप लोग उसका चुनाव करेंगे। उत्तर आपका जो होगा वो बिल्कुल बी विकल्प के लिए सही हो जाएगा। कहीं कोई समस्या नहीं है। चलें आगे बढ़ते हैं। संविधानवाद होता है कठोर, गतिशील, स्थायी और अपरिवर्तनशील। संविधानवाद को आप किस रूप में देखते हैं? उत्तर आप लोग तेजी से करेंगे। चलें, संविधानवाद होता है, किस तरीके का होता है, कैसा होता है? क्या होता है संविधानवाद, पता है किसी को भी? चलिए, गतिशीलता की बात कर रहे हैं। किस संदर्भ में गतिशीलता की बात कर रहे हैं आप सभी लोग? बी विकल्प के लिए आप सभी का उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा, जितने सारे लोग बी विकल्प की बात कर रहे हैं। संविधानवाद के अंतर्गत माना जाता है दोस्तों की जो शासन व्यवस्था है या राज्य की जो व्यवस्था है वो नियम और कानूनों के माध्यम से चलेगी। संविधानवाद जब कहा जाए तो नियम और कानून के माध्यम से चलने वाली व्यवस्था को हम क्या कहेंगे? संविधानवाद कहेंगे।
चलिए, आप लोग बी विकल्प में गतिशीलता की बात कर रहे हैं, तो बिल्कुल आपका उत्तर जो होगा सही हो जाएगा। इसमें व्यक्ति की इच्छा नहीं होती है, जो है दोस्तों नियम और कानून जो होते हैं वो प्रधानता में रखते हैं। चले, तो उत्तर आपका जो होगा इस प्रश्न में सही हो जाएगा गतिशीलता के लिए। कौन सा विचारक संविधान एवं संविधानवाद में अंतर नहीं मानता है? संविधान और संविधानवाद में अंतर, तेजी से उत्तर करेंगे। ब्लैकस्टोन, लासवेल, सीएफ स्ट्राग और केसी वियर। चलें, तेजी से उत्तर करिए। चले, बहुत ही बढ़िया। पुस्तक का नाम बताएंगे आप सभी लोग। सी विकल्प की बात जितने सारे लोग कर रहे हैं, सीएफ स्ट्राग, सबका उत्तर सही हो जाएगा। सीएफ स्ट्राग महोदय ने जो है संविधानवाद और संविधान में अंतर नहीं किया। मैंने आपको अभी पहले बताया है कि संविधानवाद की जब बात की जाएगी तो नियम और कानून के माध्यम से चलने वाली व्यवस्था को क्या कहते हैं? संविधानवाद कहते हैं। और संविधान की बात की जाएगी तो नियम और कानूनों का संग्रह है। संविधान क्या है? नियम कानूनों का संग्रह है। और नियम और कानून से के माध्यम से चलने वाली व्यवस्था को या सिद्धांत को क्या कहेंगे? संविधानवाद कहेंगे। तो दोनों में अंतर जो है वो सीएफ स्ट्राग महोदय ने नहीं किया था। दोनों को कहा था कि दोनों एक ही चीज है। पुस्तक का नाम जो है अभी तक किसी ने कमेंट करके नहीं बताया है। चलिए, मॉडर्न पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन की पुस्तक का नाम है सीएफ स्ट्राग के मॉडर्न पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशनिज्म में कोई अंतर नहीं किया है। आप लोग ध्यान रखेंगे, संविधान और संविधानवाद में अंतर नहीं किया है मॉडर्न पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन में। सीएफ स्ट्राग की पुस्तक है, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला दिया, संयुक्त राज्य अमेरिका में शासन की शीर्ष विहीन शाखा और कांग्रेस की भुजाएं किसे कहा गया है? आप लोग उत्तर कहेंगे शासन की शीर्ष विहीन शाखा, कई बार बता चुका हूं। और कांग्रेस की भुजाएं किसे कहा गया? सर्वोच्च न्यायालय को, स्वतंत्र नियामकीय आयोग को, फेडरल कोर्ट को या कार्यपालिका को? तेजी से उत्तर करेंगे इस प्रश्न के लिए। क्यों कहा जाता है इसको शीर्ष विहीन शाखा? शीर्ष विहीन शाखा कहे जाने का कारण क्या है? यदि आप सभी लोग बी विकल्प का चुनाव कर रहे हैं तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। स्वतंत्र नियामकीय आयोग जो हैं उनको शीर्ष विहीन शाखा और कांग्रेस की भुजा, किस कारण से इसको जो है वो शीर्ष विहीन शाखा और जो है वो कांग्रेस की भुजा, किस कारण से कहा जाता है? कारण मुझे बताने का प्रयास करिए। उत्तर बी विकल्प का सबका सही है। कारण आप लोग बताएंगे, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। जी बिल्कुल। चलिए, नियामकीय संस्थाएं जो है 87 में आई थी, ये मान ले रहा हूं, लेकिन क्यों शीर्ष विहीन शाखा कहा गया? कोई तो कारण होगा कि नियामकीय आयोग को, स्वतंत्र नियामकीय आयोग जो है इनको शीर्ष विहीन शाखा जिसकी वजह से कहा जाता होगा, और कांग्रेस की भुजाएं इनको कहा जाता होगा। उसका कारण बताने का आप लोग एक बार प्रयास करें। मैंने 2-3 बार आप लोगों को बताया है, इसलिए आज पूछ रहा हूं। चले, समय ले ले, आप लोग मुझे बताने का प्रयास करें। बी विकल्प सबका सही हो जाएगा। अच्छा, याद नहीं आ रहा। ऐसी कोई चीज नहीं है इसमें जो आप लोगों को याद ना आए। चलिए, शीर्ष विहीन शाखा इसलिए कहा गया है क्योंकि यह अमेरिका में जो है दोस्तों, आप सभी को पता है कि सर्वे सर्वा कौन है? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के नियंत्रण से बाहर है, नियंत्रण से बाहर। तो जब प्रेसिडेंट के नियंत्रण से बाहर है तो शीर्ष विहीन है। और जब ये जो है दोस्तों संसद के साथ मिलकर कार्य करती है, संसद के जो है नियंत्रण में आती है, तो इसे जो है हम लोग कह देते हैं कांग्रेस की एक भुजा। तो कांग्रेस के नियंत्रण में होने की वजह से, कांग्रेस के अंतर्गत कार्य करने की वजह से स्वतंत्र नियामकीय आयोग को कहा जाता है कि यह जो है वो कांग्रेस की भुजा है। और शीर्ष विहीन कहने का कारण है क्योंकि राष्ट्रपति के नियंत्रण में ये नहीं है।
राष्ट्रपति के नियंत्रण में कार्य नहीं करता है, राष्ट्रपति से जो है वो स्वतंत्र संस्था के रूप में ये लोग कार्य करते हैं। सर क्या पूछ रहे हैं? अरे मैंने पूछा है शीर्ष विहीन शाखा क्यों कहा जाता है। मैं आपको बता रहा हूं कि नियंत्रण से बाहर जो है राष्ट्रपति के नियंत्रण से बाहर होने की वजह से शीर्ष विहीन, क्योंकि अमेरिका का शीर्ष क्या है? अमेरिका का राष्ट्रपति। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे, प्रेसिडेंट के नियंत्रण से बाहर होने की वजह से इसको जो है शीर्ष विहीन शाखा कहा गया है, और कांग्रेस के अंतर्गत कार्य करने की वजह से या कांग्रेस के मातहत कार्य करने की वजह से इसको कांग्रेस की भुजा कहा गया है। क्लियर है? याद आया किसी को? आसिफ जी कह रहे हैं सर केवीएस पीआरटी में फॉर्म डालने को है, डालने बिल्कुल डाल दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। जेरीमैंडरिंग की प्रथा किस देश में प्रचलित हुई थी? जेरीमैंडरिंग के लिए उत्तर करेंगे। संतोष जी, राष्ट्रपति के नियंत्रण से बाहर और कांग्रेस के नियंत्रण के अंतर्गत आता है, उसको ध्यान रखिएगा। चले तो जेरीमैंडरिंग जो है दोस्तों आप सभी को पता है कि चुनावी क्षेत्र को प्रभावित करने की एक दूषित प्रथा है जो अमेरिका में आपको देखने को मिलती है। अपने लाभ के लिए जो है वो चुनाव क्षेत्र में परिवर्तन करने की जो विधि है उसे क्या कहते हैं? जेरीमैंडरिंग कहते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अमेरिका में जो है ये अमेरिका की एक दूषित प्रथा के रूप में इसको जाना जाता है। अमेरिका में दबाव समूह द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्रयोग में लाई जाती है? बहिष्कार, लाभी प्रचार, विधि अभियोग और शांतिपूर्ण प्रदर्शन। तेजी से सभी लोग उत्तर करेंगे। अमेरिका में दबाव समूह द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्रयोग में लाई जाती है? बच्चों वाला प्रश्न है दोस्तों। लॉबिंग होती है, लाभी प्रचार होता है अमेरिका में, दबाव समूहों का कार्य है। अपने हित के लिए ये लोग क्या करते हैं? सदस्यों का प्रचार प्रसार करते हैं या सदस्यों को प्रभावित करने का अपने हित के लिए प्रयोग करते हैं। उत्तर आपका जो होगा इस प्रश्न में बी विकल्प के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा, जो लोग इसमें बी विकल्प की लाभी प्रचार की बात कर रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है, चलिए, निम्नलिखित में से किस बात में अमेरिकी मुख्य न्यायाधीश मार्शल ने न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा को परिभाषित किया? न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा, जुडिशियल रिव्यू को जो है वो किस वाद में जो है वो परिभाषित किया गया है? गिब्सन बनाम ओगडोग्यू, स्कॉट बनाम स्टैनफोर्ड, मार्बरी बनाम मेडिसन, चले मैस्क्यूलोच बनाम मैरीलैंड। चारों में से किसी एक का चुनाव कर लीजिए तेजी से। चले बहुत ही बढ़िया। जुडिशियल रिव्यू जो है दोस्तों आप सभी को पता है कि भारत में भी जो है जुडिशियल रिव्यू का सिस्टम अमेरिका से ही आया है। 1803 में जो है दोस्तों मार्बरी बनाम मेडिसन राज्य एक वाद था जिस वाद में जुडिशियल रिव्यू को जो है परिभाषित किया गया है। 1803 आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। 1803 मार्बरी बनाम मेडिसन राज्य मामला था जिसमें आपके जुडिशियल रिव्यू या न्यायिक पुनरावलोकन को परिभाषित किया गया है। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला दिया है, केसी वियर द्वारा प्रतिपादित व्यवस्थापिकाओं के ह्रास का अर्थ है। व्यवस्थापिकाओं के ह्रास या ह्रास का अर्थ आप लोगों को बताना है इनकी कानूनी शक्तियों में कमी, इनकी प्रतिष्ठा एवं स्थिति में अवनति, दूसरी संस्थाओं की बढ़ती हुई शक्तियों की तुलना में इनकी स्थिति में उतार, सरकार के बढ़ते हुए कार्यों को करने की इनकी अक्षमता। तेजी से आप लोग उत्तर करेंगे। केसी वियर द्वारा प्रतिपादित ह्रास का अर्थ आप लोगों को बताना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। चलें, चलिए बहुत ही बढ़िया, सब लोग बात कर रहे हैं। केसी वियर ने किस संस्था से इनकी तुलना की है? किस संस्था के संदर्भ में ये बात कर रहे हैं कि दूसरी संस्थाओं की बढ़ती हुई शक्तियों की तुलना में इनकी स्थिति में उतार आया है? यानी
कोई तो एक संस्था होगी जिससे इन्होंने कंपेयर किया होगा, किस संस्था से जो है व्यवस्थापिकाओं को की तुलना करते हुए इन्होंने इस बात को कहा है या ह्रास की अवधारणा दी है। तेजी से उत्तर करेंगे। उस संस्था का नाम बता दीजिए जिसकी शक्ति में लगातार वृद्धि हो रही है और व्यवस्थापिकाओं में जो है दोस्तों उसकी शक्ति में जो है उतार आ रहा है, आपको देखने को मिल रहा है। संस्था बताइए। चलें, कार्यपालिका व्यवस्थापिका की बात कर रहे हैं, राजनीतिक कुछ लोग बात कर रहे हैं। चलें, आसिफ खान जी जो है न्यायपालिका की बात कर रहे हैं। सभी लोग थोड़ा तेजी से आप लोग उत्तर किया करिए, कितना आप लोगों को सोचना पड़ता है। यदि आपने पढ़ा है समझा है तो देखिए, विभिन्न संस्थाओं की यदि आप बात करेंगे तो विभिन्न संस्थाओं में सबसे अधिक शक्ति का विस्तार यदि दुनिया में आपको देखने को मिलेगा, खास करके भारत के संदर्भ में बात करें या अमेरिका के संदर्भ में हम लोग बात करते हैं, तो आपको एक चीज देखने को, दो तीन टर्मिनोलॉजी आपने सुनी होगी। एक सुना होगा जुडिशियल रिव्यू, एक सुना होगा न्यायिक सक्रियतावाद। बहुत सारे लोगों ने पढ़ा भी होगा न्यायिक सक्रियतावाद। तो न्यायपालिका की स्थिति में जो है दोस्तों दिनों दिन परिवर्तन आता जा रहा है। न्यायिक सक्रियतावाद की वजह से जो है दोस्तों न्यायपालिका अपने कार्यक्षेत्र से आगे बढ़ के मामलों का निपटारा कर रही है, इससे उसकी शक्ति में वृद्धि हो रही है। जुडिशियल रिव्यू की वजह से जो है दोस्तों आप सभी को पता है कि संसद को नियंत्रित करने के संदर्भ में हम जुडिशियल रिव्यू को देख सकते हैं। तमाम सारे कार्यों में, तमाम सारे क्षेत्रों में, न्यायपालिका में खास करके इसके वृद्धि, न्यायिक क्षेत्र में जो है वो जो वृद्धि न्यायपालिका की शक्ति की हो रही है, उसके संदर्भ में इन्होंने कहा था कि व्यवस्थापिका की जो शक्ति है वो क्षीण होती जा रही है। तो आप लोग न्यायपालिका के लिए जितने लोगों ने उत्तर किया है उन सभी का उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है, द्वितीय सदन की विद्यमानता स्वतंत्रता की गारंटी व कुछ सीमा तक अत्याचार के विरुद्ध सुरक्षा भी है। यह किसने कहा था? ब्लंटसली, गार्नर, लेकी और न्यायाधीश टोरी। चारों में से किसी को आप लोग जो है चुन लीजिए और तेजी से उत्तर करिएगा। चलें, अभिषेक जी बिल्कुल, अच्छा जी आप किसी और को कह रहे हैं, चलिए ठीक है। आप लोग आधा मेरा ध्यान तो खींच लेते हैं, आप लोग अपने कमेंट की तरफ, जो आप लोग बातचीत बड़े जो है वो फ्रेंडली इन्वायरमेंट में आप लोग बातचीत करते रहते हैं। चलिए उत्तर करिए। द्वितीय सदन की विद्यमानता स्वतंत्रता की गारंटी व कुछ सीमा तक अत्याचार के विरुद्ध सुरक्षा है, किसने कहा था? चलें, बिल्कुल द्वितीय सदन के संदर्भ में जब दो सदन होंगे दोस्तों, द्वितीय सदन कहने का सीधा सा मतलब है कि द्वितीय सदन जब कहा जाएगा तो दो सदन, और दो सदन जहां पे होते हैं वहां पे जो है दोस्तों अत्याचार में जो है दोस्तों कमी हो सकती है। एक सदनीय जो व्यवस्थाएं हैं जहां पे एक सदन है, या एकात्मक शासन व्यवस्था जहां पे है, वहां पे फैसला जो है वो तेजी से ले लिया जाता है। उसमें पक्ष और विपक्ष का बहुत ज्यादा जो है उस पर डिस्कशन नहीं होता है। लेकिन जहां दो सदन होते हैं वहां पे जो है दोस्तों कोई ऐसा कानून या कोई ऐसी जो है विधि को नहीं पारित किया जा सकता आसानी से जिसकी वजह से जनता के ऊपर अत्याचार हो सके या जनता की सुरक्षा को खतरा पहुंच सके। इस संदर्भ में गार्नर महोदय ने कहा था, ये स्टेटमेंट का प्रयोग किया है। बी विकल्प आपका जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा, जो लोग गार्नर की बात कर रहे हैं। आगे बढ़े, अगले प्रश्न पे चलेंगे। एक व्यवस्थापिका जो मंत्रिपरिषद के समक्ष निर्बल है तथा एक मंत्रिपरिषद जो राष्ट्रपति के समक्ष निर्बल है, किस देश की शासन व्यवस्था की विशेषता दर्शाता है? कहा गया है एक व्यवस्था जो मंत्रिपरिषद के समक्ष निर्बल है और एक मंत्रिपरिषद जो राष्ट्रपति के समक्ष निर्बल है, किसके बारे में बात की जा रही है? किसको संकेत कर रहा है ये? चलें उत्तर तेजी से करेंगे। चले, बहुत ही बढ़िया। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है दोस्तों, यदि कोई देश है जहां पे मंत्रिपरिषद व्यवस्थापिका जो है मंत्रिपरिषद के समक्ष आपको निर्बल दिखाई देगी और मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति के
फ्रांस एक ऐसा देश है दोस्तों, फ्रांस में आपको जो है वो मिली जुली व्यवस्था देखने को मिलती है। चलें, तो ये फ्रांस के संदर्भ में ये कथन जो है वो कहा जा रहा है। जो लोग ए विकल्प की बात कर रहे हैं उन सभी का उत्तर जो होगा बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न आपको दिया है, अमेरिकी संविधान में बिल ऑफ राइट किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? बिल ऑफ राइट के लिए आप लोग उत्तर करेंगे दोस्तों तेजी से। अमेरिकी संविधान में बिल ऑफ राइट के लिए चलें, उत्तर तेजी से करें। अमेरिकी संविधान में बिल ऑफ राइट, चलें चलिए, कुछ लोग प्रथम की बात कर रहे हैं। अच्छा जी, प्रथम 10 संशोधन की बात जितने लोग कर रहे होंगे उन सभी का उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। यदि अमेरिकी संविधान की हम लोग बात करें दोस्तों, तो अमेरिका का जो संविधान निर्मित हुआ था वो आपके 1787 में, निर्माण जो हुआ है वो 1787 में हुआ है। जब आपसे लागू होने की बात पूछी जाए, अमेरिका के संविधान के लागू होने की तिथि पूछी जाए, तब आप लोग ध्यान रखेंगे 1789। 1789 में जो है दोस्तों अमेरिकी संविधान लागू हो गया, लेकिन बिल ऑफ राइट उसमें इंक्लूडेड नहीं था, मूल संविधान में नहीं था। इसके बाद से जो है दोस्तों 1789 में बिल ऑफ राइट जो है अमेरिकी संविधान के लागू होने के बाद से जो प्रथम 10 संशोधन हुए हैं, 1 से लेके 10 तक के जो संशोधन हुए हैं, उसके माध्यम से जो है दोस्तों बिल ऑफ राइट को अमेरिकी संविधान में स्थान दिया गया है। जितने सारे लोग इसमें बात कर रहे हैं उन सभी का उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतीय संविधान की बात करेंगे दोस्तों, तो भारतीय संविधान में लागू होने के समय से ही जो है आपको बिल ऑफ राइट या भारतीय संविधान में इसे मूल अधिकार कहा जाता है, और आपको अनुच्छेद 12 से लेकर 35 के बीच में आपको भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकार आपके मूल संविधान में ही दिखेंगे। बाद में संविधान संशोधन के माध्यम से एक मूल अधिकार को परिवर्तित किया गया है, निकाला गया है संपत्ति के अधिकार को, लेकिन आपका जो बिल ऑफ राइट अमेरिकी संविधान का जो अधिकार है वो आपके भारतीय संविधान में मूल अधिकार के नाम से जाना जाता है, और ये 12 से 35 तक आपको देखने को मिलता है। भाग है 3, इसको ध्यान रखेंगे। उत्तर आपका इस प्रश्न में डी विकल्प के लिए सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न दिया है, अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में यदि कोई भी प्रत्याशी आवश्यक बहुमत प्राप्त नहीं करता तब उसे निर्णय के लिए निर्देशित किया जाता है निर्वाचक मंडल, निर्वाचक गण यानी इलेक्टोरेट, इलेक्टोरेट कॉलेज, प्रतिनिधि सभा और सीनेट। चारों में से किसी एक को चुनेंगे और तेजी से उत्तर करने का प्रयास करेंगे। चलिए, कल इसी प्रश्न में मैंने आप लोगों को जो है वो कंफ्यूज कर दिया था। सेनेट का प्रतिनिधि सभा में या प्रतिनिधि सभा का सेनेट में शायद डेटा बता दिया था। चलिए कोई बात नहीं। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि मामला किसके पास जाएगा? प्रतिनिधि सभा के पास। प्रतिनिधि सभा के सदस्यों की संख्या जो होती है वो 435 होती है, और सीनेट के सदस्यों की संख्या जो होती है वो 100 होती है। 100 क्यों होती है? क्योंकि 50 राज्यों से प्रत्येक राज्य से जो है वो 2 सदस्य चुन के जाते हैं। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे। प्रतिनिधि सभा जो है अंतिम निर्णय करती है यदि किसी भी व्यक्ति को जो है वो स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है। तो आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला दिया है अमेरिका की प्रतिनिधि सभा के सदस्यों की कुल संख्या। चलें, अब इसमें क्या करना है, जब पहले ही 435 बता चुका हूं तो सोचने की जरूरत नहीं है। कुल जो सदस्य संख्या है प्रतिनिधि सभा की वो 435 है। सीनेट की संख्या पूछी जाए तो 100 है। बस इतना याद रखिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आगे बढ़ते हैं। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में नेहरू जी ने किस प्रणाली को पसंद किया? संसदीय प्रणाली, अध्यक्षात्मक प्रणाली, सीमित राजतंत्र और गणतंत्रीय प्रणाली। नेहरू जी जो है वो किसको सबसे ज्यादा पसंद करते थे? आप लोग उत्तर करेंगे इसमें से चारों में से किसी एक को। चलें,
लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में नेहरू जी ने किसको पसंद किया है? चले, बहुत ही बढ़िया। सभी लोग जो है वो अपने उत्तर को लेके अडिग हैं। पूरा विश्वास है कि आप लोगों का उत्तर सही है। एक बार उत्तर करेंगे। सभी लोग अपने आंसर को लेके जो है एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है आप सभी का? चलें, अच्छा जी। चलें, सब लोग लगभग लोग जो है वो सबको भरोसा है कि वो जो पढ़ रहे हैं और जो देख रहे हैं, जो उत्तर कर रहे हैं, वो सही है सबका। अब एक चीज आज ध्यान दीजिए, आपसे पूछा है लोकतांत्रिक शासन प्रणाली। तो जब आपसे लोकतांत्रिक शासन प्रणाली दिया हुआ है, विकल्प में संसदीय जो है शासन प्रणाली दिया है, पहले तो आपका ए विकल्प होगा। अब ए विकल्प क्यों होगा बता रहा हूं। इस संसदीय शासन प्रणाली के अंतर्गत ही गणतंत्रीय व्यवस्था को अपनाया जा सकता है। तो ये जो डी विकल्प है वो आपके ए विकल्प के अंतर्गत होगा। यदि ए विकल्प नहीं दिया होता तब आप डी विकल्प का चुनाव करते तो मुझे कोई समस्या नहीं थी, आयोग को भी कोई समस्या नहीं होती। लेकिन गणतंत्र जो है वो एक संसदीय शासन प्रणाली के अंतर्गत ही स्थापित होता है। आप लोग इसको जो है ध्यान दीजिए, पहली चीज। दूसरा, नेहरू का एक स्टेटमेंट है, चलिए बिल्कुल, नेहरू का एक स्टेटमेंट है दोस्तों, उस स्टेटमेंट को भी आप लोगों को हमेशा याद रखना चाहिए। संसदीय शासन प्रणाली ही ऐसी प्रणाली है जो भारत की शासन व्यवस्था के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। आपसे पूछा जा सकता है कि किसने कहा है? संसदीय शासन प्रणाली ही भारत की शासन व्यवस्था के लिए सर्वाधिक उपयुक्त व्यवस्था है। किसने कहा है? यह स्टेटमेंट आपको मिल जाएगा पंडित नेहरू का। तो आपको हमेशा जाना है किसके साथ? संसदीय शासन प्रणाली के साथ। आपका उत्तर ए विकल्प के लिए सही होगा। आप लोग ए विकल्प के साथ थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए। अगला प्रश्न, किस देश में सिविल सेवक किसी राजनीतिक दल का सदस्य बन सकते हैं? सिविल सेवक जो है राजनीतिक दल का सदस्य किस देश में बन सकते हैं? आप लोग उत्तर करेंगे। चलें, चलिए फ्रांस के लिए सब लोग उत्तर कर रहे हैं। तो आप सभी को पता है दोस्तों, फ्रांस में जो है सिविल सेवक जो है वो राजनीतिक दल के सदस्य बन सकते हैं। इसका कारण क्या है? कारण अस्पष्ट है किसी को? किस कारण से भारत में सिविल सेवक जो है वो आपके राजनीतिक दल में नहीं जा सकते? यदि किसी राजनीतिक दल को राजनीतिक दल को कोई सिविल सेवक ज्वाइन करना चाहता है तो उसे अपने पद से पहले इस्तीफा देना पड़ेगा, क्योंकि भारत में इसे लाभ के पद के रूप में देखा जाता है। और सिविल सेवकों के लिए जो है ये चीज स्पष्ट जो है भारत में किया गया है कि सिविल सेवक चुनाव नहीं लड़ सकते जब तक वो अपने पद पे हैं। अच्छा, संतोष जी कह रहे हैं क्योंकि फ्रांस में मिली जुली। चले चले, बहुत ही बढ़िया। तो सबसे पहला अंतर ध्यान रखिएगा, फ्रांस में जो आपकी पॉलिटिकल पार्टी हैं यानी जो राजनीतिक दल हैं, राजनीतिक दल
इन राजनीतिक दलों को जो है दोस्तों संवैधानिक स्थिति प्राप्त है। संवैधानिक स्थिति, और किसी भी संवैधानिक पद को कोई भी व्यक्ति जो है वो धारण कर सकता है। पहली चीज, भारत में राजनीतिक दलों की स्थिति जो है वो संवैधानिक नहीं है, उसको अलग से नियंत्रित किया जाता है, उसके लिए अलग एक व्यवस्था है। लेकिन फ्रांस के संविधान की बात करेंगे तो आपके राजनीतिक दलों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। इस चीज को आप लोग जरूर ध्यान रखेंगे, जिसकी वजह से संवैधानिक पद को प्राप्त करना सबके लिए है। साथ में जो है दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि प्रशासकों की जब बात की जाती है, सिविल सेवकों की बात की जाती है, तो फ्रांस में सिविल सेवकों के लिए न्यायालय भी अलग है। न्यायिक व्यवस्था में 3 तरह का वर्गीकरण वहां पे देखने को मिल जाता है, तो इसमें न्यायालय भी फ्रांस के लिए सिविल सेवकों के लिए है, अलग से ध्यान रखेंगे। कोई भी जो है प्रशासनिक मामला आता है तो वो सामान्य न्यायालय में नहीं जाएगा, वो आपको जो है वो प्रशासनिक न्यायालय में ही जाएगा। आप लोग इस प्रश्न में सी विकल्प के साथ जाएं। आगे बढ़ते हैं, उम्मीद है आप लोगों को। अगले प्रश्न, ब्रिटेन में वित्त मंत्रालय को कहते हैं, क्या कहते हैं ब्रिटेन में? चलें तेजी से उत्तर करिए एक बार। ब्रिटेन में वित्त मंत्रालय को क्या कहते हैं? सोच समझ लीजिए। चलें, तो जितने लोग इसमें राजकोष विभाग की बात कर रहे होंगे उन सभी का उत्तर सही हो जाएगा। ब्रिटेन में जो वित्त मंत्रालय है उसे राजकोष विभाग कहते हैं। उत्तर आपका जो होगा ए विकल्प के लिए सही होगा। चलें, ए विकल्प के साथ जाएं, यानी किसी विकल्प का जो है वो, अरे बी विकल्प का चुनाव तो कभी ना करिए। जब आपसे वित्त मंत्रालय पूछा है तो वित्त मंत्रालय के अंतर्गत जो होगा, जो उसका नाम है, उसके अंतर्गत ये वित्त विभाग हो सकता है, उसका नाम तो नहीं हो सकता है। जी बिल्कुल, राजकोष विभाग या राजसी जो है राजशाही खजाना भी इसको कभी कभी कह दिया जाता है, लेकिन आप लोगों को वित्त विभाग के साथ ही जाना है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलें। अगला दिया, निम्नलिखित में से किस देश का संविधान एक संघीय दृष्टांत का नहीं है? संघीय स्वरूप का नहीं है, आप लोगों को बताना है। संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ग्रेट ब्रिटेन, चारों में से एक को चुनिए। चलें, उत्तर तेजी से करेंगे। चलें, बहुत ही बढ़िया। जो लोग इसमें ग्रेट ब्रिटेन की बात कर रहे होंगे उन सभी का उत्तर जो होगा सही हो जाएगा। ग्रेट ब्रिटेन में जो है दोस्तों आपको, चूंकि एकात्मक शासन व्यवस्था है, जब एकात्मक शासन व्यवस्था है तो संघीय स्वरूप हो ही नहीं सकता है। कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है जहां पे एकात्मक शासन व्यवस्था। बी विकल्प का चुनाव आप लोग कैसे कर रहे हैं, मुझे आश्चर्य हो रहा है। चले, वास्तविक लोकतंत्र कहा जाता है जो है आपके स्विट्जरलैंड को। डी विकल्प के साथ जाए, एकात्मक शासन व्यवस्था है तो संघीय कैसे हो सकता है? सब कुछ सरकार के नियंत्रण में, एक जगह शक्तियों का केंद्रण है। चलें आगे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता यूएसए और भारत की संघ राज्य पद्धति की समान विशेषता नहीं है? आपको बताना है कि भारत और अमेरिका के संघ राज्य पद्धति की समान विशेषता इसमें से कौन सी नहीं है? केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का वितरण, सर्वोच्च न्यायालय का अस्तित्व, न्यायिक संगठन के 2 समुच्चय और आपको लिखित संविधान। चले तेजी से उत्तर करेंगे।
चलें, भारत की न्यायिक प्रणाली कैसी है? एकहरी है या दोहरी है? भारत की न्याय प्रणाली के लिए एक बार तेजी से कमेंट करके बताएंगे एकहरी न्यायिक प्रणाली है भारत की या दोहरी न्यायिक प्रणाली है? सब लोग तेजी से उत्तर करें। चलें, बिल्कुल, भारत में जो है दोस्तों एकहरी न्यायिक प्रणाली देखने को मिलती है, जबकि अमेरिका में दोहरी न्यायिक प्रणाली आपको देखने को मिल जाएगी। बिल्कुल, तो जितने लोग इसमें सी विकल्प की बात कर रहे होंगे उन सभी का उत्तर जो होगा बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हमारे यहाँ सर्वे सर्वा जो है वो सिर्फ कौन है? सुप्रीम कोर्ट है, उसके अलावा कोई नहीं, उसके पैरेलल भी कोई नहीं। चले, कौन सा विचारक पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन में संविधानवाद का जनक माना जाता है? पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन में किसे संविधानवाद का जनक माना गया है? प्लेटो, अरस्तु, एक्टिनास दिया हुआ है और सिसरो, चारों में से किसी एक को बता दीजिए। चलिए, तेजी से उत्तर करेंगे। थोड़ा वीडियो को लाइक और शेयर करने में भी आप लोग रुचि लिया करिए कभी कभार। बहुत सारे लोग जो है वीडियो को देखते हैं लेकिन आप लोग लाइक और शेयर नहीं करते हैं, तो मेरे उत्साहवर्धन के लिए थोड़ा सा वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करें। चलें, अब इसमें जो है बच्चों वाला प्रश्न है, टीजीटी पीजीटी के बच्चों के लिए। अरस्तु को जो है दोस्तों संविधानवाद का जनक कहा गया है। जितने सारे लोग इसमें बी विकल्प की बात कर रहे होंगे उन सभी का उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलें, राजनीति शास्त्र का जनक भी इसको कहा गया है, सबको पता है। चलें, आगे बढ़े। द्विसदनवाद निम्नलिखित शासन प्रणालियों में से किस एक की एक अनिवार्य विशिष्टता है? चलें, उत्तर करेंगे। द्विसदनवाद अनिवार्य विशिष्टता जो है अध्यक्षात्मक शासन, संघात्मक व्यवस्था, संसदात्मक शासन व्यवस्था और एकात्मक शासन व्यवस्था, किसमें आपको देखने को अनिवार्य रूप से अनिवार्य विशेषता आप लोगों से पूछी गई है दोस्तों। चलें, तो संघात्मक शासन व्यवस्था में जो है दो सदन आपको देखने को मिलते हैं, उच्च सदन और निम्न सदन। संसदात्मक शासन व्यवस्था में अनिवार्य नहीं है, आपसे यहां पे अनिवार्य विशिष्टता पूछी गई है। अनिवार्य विशिष्टता के लिए आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना है कि संघात्मक शासन व्यवस्था में आपको दो सदन देखने को मिलेंगे अनिवार्य रूप से। उत्तर आपका जो होगा वो बी विकल्प के लिए सही हो जाएगा। संसदात्मक शासन व्यवस्था में जो है एक सदन भी हो सकता है, जैसे आपके चाइना में है, आपके ब्रिटेन में है। तो इन सारी चीजों को ध्यान रखा करिए, थोड़ी छोटी छोटी चीजों को आप लोग गलत करते हैं। संसदात्मक एवं अध्यक्षात्मक के रूप में सरकारों का वर्गीकरण निम्नलिखित में से किस आधार पर किया जाता है? चलें, उत्तर तेजी से करें। विधायिका और कार्यपालिका के मध्य संबंधों के आधार पर, राजनीतिज्ञ एवं लोक सेवकों के मध्य संबंधों के आधार पर, लिखित अथवा अलिखित संविधान के आधार पर, नम्य अथवा नमनीय संविधान के आधार पर। चलें, इसमें विकल्प ने ही आपके प्रश्न को जो है वो बहुत ही आसान कर दिया है। जो लोग इसमें ए विकल्प का चुनाव कर लेंगे, विधायिका और कार्यपालिका के मध्य संबंधों के आधार पे संसदात्मक और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था, तो आपका उत्तर जो होगा सही हो जाएगा। जो लोग इसमें ए विकल्प की बात कर रहे होंगे, कुछ भी सोचना नहीं है, ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। आंख बंद करके चलिए अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से क्या संसदीय सरकार के संबंध में सही नहीं है? आपको बताना है कि संसदीय सरकार के बारे में इसमें से क्या सही नहीं है। चारों विकल्प को पढ़िए और तेजी से उत्तर करने का प्रयास करिएगा। चलें,
संसदीय सरकार के संबंध में सही नहीं है, आपसे दिया है। यह उत्तरदायित्व की अपेक्षा स्थायित्व पर अधिक बल देती है। यह स्थायित्व की अपेक्षा उत्तरदायित्व पर अधिक बल देता है। चलें, सभी लोग ये विकल्प की बात कर रहे हैं। चलें, तो उत्तरदायित्व की अपेक्षा स्थायित्व पर अधिक बल, संसदीय सरकार के बारे में पूछा जा रहा है, सही नहीं पूछा जा रहा है जी। तो चलिए, ए विकल्प आपका जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा, कहीं समस्या नहीं। अगला प्रश्न, निम्न में से किस संसदीय व्यवस्था में यह परिभाषा दी गई है कि संसदात्मक व्यवस्था शासन के सामयिक मूल्यों के साथ साथ दिन प्रतिदिन के मूल्यांकन का भी अवसर प्रदान करती है? उत्तर करेंगे। चलें, तेजी से उत्तर करेंगे आप सभी लोग। अंबेडकर, बैजहाट, एमसी छैगल और ब्राइस, चारों में से किसी और को किसी एक को चुन लीजिए, और को मत चुनिए। प्रश्न क्या है? संसदात्मक शासन व्यवस्था शासन के सामयिक मूल्यों के साथ साथ दिन प्रतिदिन के मूल्यांकन का भी अवसर प्रदान करती है। ये अंबेडकर का कथन है दोस्तों। जितने सारे लोग ए विकल्प का चुनाव कर रहे हैं उन सभी का उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। ए विकल्प के साथ ही आप लोगों को जाना है। बिल्कुल, ए विकल्प बिल्कुल सही है, अंबेडकर का कथन है। चलिए, सामाजिक न्याय का लक्ष्य है राष्ट्रीय हित, सामाजिक हित, गरीब का हित या जाति का हित? उत्तर तेजी से करें। सामाजिक न्याय का लक्ष्य क्या है? राष्ट्रीय हित, सामाजिक हित, गरीब का हित या जाति का हित? चलिए, बहुत ही बढ़िया। चलें, सामाजिक न्याय तब स्थापित होता है दोस्तों जब समाज के सभी वर्गों को एक रेखा पे खड़ा कर दिया जाए। समाज के सभी वर्गों को जो है दोस्तों एक रेखा पे खड़ा करने की बात। थोड़ा सा इस प्रश्न को लेकर डिस्प्यूट है, इसलिए आपको बता रहा हूं। सामाजिक न्याय का जो सीधा सा संबंध है वो सामाजिक हित से ही है, लेकिन कभी कभी जो है इस प्रश्न में सी विकल्प को गरीब का हित भी मान लिया जाता है। तो आप लोग इस चीज को ध्यान रखेंगे। हालांकि आपको सामाजिक हित के लिए ही जाना है। सामाजिक न्याय जो है वो सामाजिक हित की स्थापना करता है, सिर्फ गरीब की हित की ही बात नहीं करता है। शंकर जी, जी 270 मतलब 200 के बाद आपको 70 क्लास की आप लोगों को पीडीएफ जो है वो नहीं मिली है, वो भी मिल जाएगी। उसके लिए आप लोग निश्चिंत रहें। ये पीडीएफ वाला जो काम कर रहे थे उन्होंने जो है वो छोड़ दिया। अब मैं समय निकाल नहीं पा रहा हूं, उसके लिए समय मैनेज करूंगा। 70 क्लास की आप लोगों को पीडीएफ करा दूंगा। बाकी 270 के बाद जितनी क्लासेस करा रहा हूं आपकी रिपीटेड क्लास करा रहा हूं, तो उसको 2 बार 3 बार एक ही पीडीएफ को आपको उपलब्ध कराना कोई जो है वो समझदारी की बात नहीं है। तो आप लोगों को वो 70 क्लास की पीडीएफ मैं उपलब्ध करा दूंगा यथाशीघ्र, उसके लिए प्रयास कर रहा हूं, मैं समझ सकता हूं। चलें, फिलहाल इस प्रश्न में आप लोग जाएंगे बी विकल्प के साथ ही। जितने लोग बी विकल्प की बात कर रहे होंगे उन सभी का उत्तर जो होगा सही हो जाएगा।
हालांकि इसका जो उद्देश्य होता है दोस्तों सामाजिक न्याय का, वो गरीब को ही जो है, गरीब को ही ऊपर उठाना होता है। तो इसलिए कई बार इसमें सी विकल्प का भी जो है चुनाव कर लिया जाता है। लेकिन यदि आपको बी विकल्प ना दिया हो तभी आप मेरे कहने से सी विकल्प का चुनाव करें, अन्यथा आप लोग जो है बी विकल्प के साथ ही जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला दिया हुआ है कि किसने यह विचार दिया कि एक संवैधानिक राज्य वह है जिसमें सरकार की शक्तियां शासितों के अधिकार तथा दोनों के पारस्परिक संबंध अभियोजित होते हैं। चलें तेजी से उत्तर करें। अच्छा, आयोग ने जो है आपके माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने अभी तक उस प्रश्न को पूछा नहीं है। लोक सेवा आयोग ने उस प्रश्न को पूछा था एक बार, पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा पूछा गया है। तो जब पब्लिक सर्विस कमीशन जो है इस प्रश्न को पूछा था दोस्तों, तो उस प्रश्न में उसने सी विकल्प को माना है। लेकिन आप चूंकि सिद्धांत और अवधारणा पर पढ़ते हैं, तो आपको उसको जो है वो पीसीएस प्री की परीक्षा में पूछा गया, तो जीएस के दृष्टिकोण से तो आप जो है उसमें सी विकल्प का चुनाव कर सकते हैं। लेकिन जब सिद्धांत और अवधारणा के विद्यार्थी से ये प्रश्न पूछा जाएगा, यदि संभवतः आयोग इससे माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड शिक्षा सेवा चयन आयोग यदि आपसे प्रश्न पूछता है, तब आपको जो है उसमें सामाजिक हित की बात करनी पड़ेगी। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। चले इस प्रश्न के लिए, अगले प्रश्न के लिए किसने विचार दिया कि एक संवैधानिक राज्य वह है जिसमें सरकार की शक्तियां शासितों के अधिकार तथा दोनों के पारस्परिक संबंध अभियोजित होते हैं। उत्तर आप सभी लोग जो है तेजी से करने का प्रयास करेंगे। चलें, तो जो लोग इसमें सीएफ स्ट्राइक की बात कर रहे होंगे उन सभी का उत्तर जो होगा सही हो जाएगा। बी विकल्प के साथ जाएंगे तो आपका उत्तर सदैव सही है। इसमें आपको जो है कीवर्ड्स क्या क्या याद करने हैं। संवैधानिक राज्य वह है जिसमें सरकार की शक्तियां शासितों के अधिकार तथा दोनों के पारस्परिक संबंध। चलें, तो आप लोग सरकार की शक्तियों को जो है याद कर लेंगे। सरकार की शक्तियों की बात की जा रही है, शासितों के अधिकार की बात की जा रही है और दोनों के पारस्परिक संबंध की बात की जा रही है। ये तीन कीवर्ड्स याद रखेंगे। सीएफ स्ट्राग में तीन शब्द आपको मिलेंगे, सी, एफ और स्ट्राग। तो तीन कीवर्ड्स तीन शब्द के साथ आपको रिलेट करेंगे। किसको किसको? सरकार की शक्ति, शासितों के अधिकार और पारस्परिक संबंध एक स्टेटमेंट में एक साथ आता है। तो आप लोग सीएफ स्ट्राइक के लिए चले जाएंगे, उत्तर सही हो जाएगा। जी, इसीलिए कह रहा हूं कि बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जिसका जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर दूसरा हो जाता है, और आपके थॉट के आधार पे, चूंकि आपके सिलेबस में थॉट भी है टीजीटी पीजीटी के, तो उसके आधार पे जो है थोड़ी सी डेप्थ की जरूरत होती है, थोड़े डीप नॉलेज की उम्मीद की जाती है कि एक शिक्षक को थोड़ा सा डीप नॉलेज होगा। इसलिए कई बार आंसर में जो है आपको वेरी देखने को मिल जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला, निम्न में से कौन सा पद केवल संस्थात्मक शासन प्रणाली में ही पाया जाता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और राजा। चारों में से एक का उत्तर तेजी से करिए। चलें, तीजों जो है वो चारों में से किसी एक का चुनाव करिए। आपसे संस्थात्मक शासन प्रणाली में ही पाया जाता है कौन सा पद? चलें, तो जितने सारे लोग इसमें प्रधानमंत्री की बात कर रहे होंगे उन सभी का उत्तर जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। संस्थात्मक शासन प्रणाली में प्रधानमंत्री का पद पाया जाएगा, वहीं अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में राष्ट्रपति का पद पाया जाएगा। तो आपसे किससे पूछा गया? संस्थात्मक। तो संस्थात्मक में प्रधानमंत्री। सी विकल्प के लिए उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा संसदीय शासन प्रणाली का अपरिहार्य तत्व है या गुण है? किसका? संसदीय शासन प्रणाली। लचीला संविधान, कार्यपालिका तथा विधायिका का समन्वय, न्यायपालिका की सर्वोच्चता, संसदीय संप्रभुता। तेजी से उत्तर करेंगे इस प्रश्न के लिए।
चलें, तो संसदीय शासन प्रणाली में जो है दोस्तों, विधायिका और कार्यपालिका एक दूसरे से कंधे से कंधा मिला के विधायिका जिन कार्यों को करने का विधान बनाती है, उन कार्यों को संपन्न करने की जिम्मेदारी किसके पास है? कार्यपालिका को। तो कार्यपालिका जो है इन कार्यों को जमीनी स्तर पे कराने का प्रयास करती है विधायिका द्वारा निर्मित विधियों के अनुसार। तो ये समन्वय जो है आपको सिर्फ देखने को मिलेगा किसमें? संसदीय शासन प्रणाली में। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न दिया है, संसदीय शासन प्रणाली की सफलता के लिए आदर्श स्थिति है एक प्रधान दल व्यवस्था का होना, द्विदलीय व्यवस्था का होना, एक दलीय व्यवस्था का होना या बहुदलीय व्यवस्था का होना। आपसे प्रश्न पूछा गया है संसदीय शासन प्रणाली की सफलता के लिए आदर्श स्थिति। संसदीय शासन प्रणाली की सफलता के लिए आदर्श स्थिति का चुनाव करेंगे तेजी से आप लोग। चले, बहुत ही बढ़िया। तो जो लोग इसमें द्विदलीय व्यवस्था की बात कर रहे होंगे उन सभी का उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। संसदीय शासन प्रणाली के लिए पूछा जाए, लोकतंत्रीय व्यवस्था के लिए पूछा जाए, सब प्रत्येक स्थिति में जो है दोस्तों द्विदलीय व्यवस्था जो होती है वो सबसे अच्छी होती है, क्योंकि द्विदलीय व्यवस्था में गठबंधन की सरकार नहीं बनती है। बहुदलीय व्यवस्था में गठबंधन की सरकार बनती है, तो गठबंधन की सरकार अस्थायी होती है। गठबंधन की सरकार में जो है लाभ हानि देखा जाता है। प्रत्येक पार्टी जो गठबंधन करती है वो अपने अपने लाभ के लिए जो है जुड़ती है। यदि उनको लगता है कि इनके इस कार्य की वजह से हमको वोटों की हानि हो सकती है या हमारा वोट परसेंटेज घट सकता है, तो वो तुरंत क्या करते हैं? समर्थन वापस ले लेते हैं और सरकार गिर जाती है। तो आपके, लेकिन द्विदलीय व्यवस्था में ऐसा नहीं होता है। दो पार्टियों में से किसी न किसी एक को स्पष्ट बहुमत मिलता है। खास करके इसका जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा ब्रिटेन में देखने को मिल जाएगा, आपको यूएसए में देखने को मिल जाएगा। चलें, बी विकल्प सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है, कौन संविधान को शक्ति संबंधों की आत्मकथा मानता है? संविधान को शक्ति संबंधों की आत्मकथा किसने कहा है? कि संविधान जो है शक्तियों के बीच संबंध की आत्मकथा है। विभिन्न शक्तियां होती हैं, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, व्यवस्थापिका है, राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, राज्यपाल है। ये सभी अपने आप में एक एक शक्तियां हैं और इन सब के संबंध एक दूसरे के साथ कैसे रहेंगे, किसके क्या अधिकार हैं, किसके क्या कार्य हैं, इसकी आत्मकथा जो है बताई है संविधान को किसने? ब्राइस ने, हरमन फाइनर ने, डार्सी ने या लावेल ने। चारों में से किसी एक को चुनिए और तेजी से उत्तर करने का प्रयास करिएगा। चलें, तो जितने लोग इसमें हरमन फाइनर की बात कर रहे हैं, बी विकल्प, सबका उत्तर बिल्कुल सही है, किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है। हरमन फाइनर महोदय ने किसकी बात की है? शक्ति संबंधों की। शक्ति संबंधों के आत्मकथा की बात जब आपसे पूछी जाए, हर मन क्या करता है? आपको आत्मकथा, अपनी कथा लिखने का मन करता है, तो आप लोग मन से जो है आत्मकथा को जोड़ लीजिए। सबका मन करता होगा कि मैं अपनी आत्मकथा लिख दूं। सबको लगता होगा कि मेरी जो प्रेम कहानी है, ऐसी प्रेम कहानी दुनिया में कोई और नहीं है। तो जब को अपनी आत्मकथा लिखने का मन करे, अपने संबंधों की आत्मकथा लिखने का मन करे, तो आप लोग याद रखिएगा कि हरमन महोदय ने कहा था संबंधों की आत्मकथा के बारे में। चलें, बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। संघ की सफलता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है? चलें, चलें, बिल्कुल उत्तर करिए तेजी से आप लोग। भौगोलिक संलग्नता, हितों की समानता, समुचित संसाधन, उपरोक्त सभी। संघ की सफलता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है? संघ की सफलता आप लोगों से पूछी गई है दोस्तों, उत्तर करेंगे आप सभी लोग। बहुत ही बढ़िया। तो दोस्तों
संघ की सफलता के लिए जो है वो आपकी भौगोलिक संलग्नता भी आवश्यक है। अब पता चले कि देश का एक हिस्सा जो है वो अरब सागर में, दूसरा हिस्सा चीन सागर में, तीसरा हिस्सा जो है आपके पैसिफिक ओशियन में, चारों तरफ फैला हुआ है। तो ऐसी स्थिति में प्रशासनिक दृष्टि से जो है वो संघ को संचालित कर पाना संभव नहीं हो पाता है, आसान नहीं होता है। हितों की समानता होनी चाहिए, सबके हित एक जैसे होने चाहिए, उससे आपको जो है वो संघ सुदृढ़ बनता है। समुचित संसाधन होने चाहिए संघ को चलाने के लिए। जैसे भारत जो है एक संघ है, उत्तर प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश पंजाब भारत के उन हिस्सों की जो है वो खाद्य आपूर्ति को पूरा करता है जहां पे कृषि जो है वो थोड़ी सी ज्यादा अच्छी नहीं होती है, जहां पे माइनिंग मिनरल्स वगैरह अच्छे मिलते हैं, वो उन राज्यों की आवश्यकता को पूरा करते हैं जहां पे। तो दोनों जो है वो अपने संसाधनों के माध्यम से जो है एक दूसरे की आवश्यकता की जब पूर्ति करते हैं तो समुचित संसाधन का जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। तो समुचित संसाधनों का विकास भी जो है होना एक आवश्यक तत्व है आपके संघ की सफलता के लिए। आप लोगों के लिए इसमें सभी उत्तर जो होगा उपरोक्त सभी के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा, जितने लोग इसमें सभी की बात कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलेंगे। संवैधानिक शासन की संकल्पना की उत्पत्ति खोजी जा सकती है प्राचीन यूनानी काल में, मध्य युग में, 18वीं शताब्दी में, 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में। तेजी से उत्तर करेंगे आप सभी लोग इस प्रश्न के लिए। चलें तेजी से। चलें, डी विकल्प की बात कर रहे हैं कुछ लोग, ए विकल्प की बात कर रहे हैं कुछ लोग, सी विकल्प की बात कर रहे हैं। संवैधानिक शासन की संकल्पना की उत्पत्ति खोजी जा सकती है। चलें, सी और डी विकल्प का भी चुनाव कर रहे हैं सब लोग। अच्छा, चलें, तो जितने सारे लोग जो है ए विकल्प की बात कर रहे हैं सबका उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। प्राचीन यूनानी यानी प्लेटो और अरस्तु के दर्शन को यदि आपको देखते हैं तो अब यहाँ पे संविधान की बात नहीं पूछी है। प्रश्न को आप लोग यदि ध्यान से समझ लें, इसमें पूछा हुआ है संवैधानिक शासन की संकल्पना। तो एक विधि के माध्यम से, संविधान क्या है? विधियों का समुच्चय है। एक विधि के माध्यम से जो है वो शासन व्यवस्था को संचालित किया जाए, उसके लिए अरस्तु ने बात की। संविधान की जो पहली झलक आपको देखने को मिलती है वो आपको मिलती है अरस्तु में, लेकिन विधि के माध्यम से राज्य की शासन व्यवस्था को संचालित करने की बात, यहाँ पे संकल्पना की बात पूछी जा रही है। तब आपको जो है प्राचीन यूनान के साथ जाना पड़ेगा, क्योंकि इन सब ने जो है प्राचीन यूनानी विचारकों की यदि आप बात करते हैं तो प्लेटो की बात करें या अरस्तु की बात करें, सबने एक विधि के माध्यम से जो है वो राज्य को संचालित करने का जो है वो प्रयास किया है। यहां संविधान की बात तो पूछी ही नहीं जा रही है, यहां संवैधानिक शासन की संकल्पना की बात पूछी जा रही है कि संकल्पना कहां मिलती है। तो आप लोग ए विकल्प के साथ जाएं, कॉन्सेप्ट क्लियर रखें, कभी भी आपको सीबीडी विकल्प में आपको इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं है। तो आप लोग प्रश्नों के शब्दों को आप लोग यदि पकड़ लेते हैं, शब्दों में यदि आप कंफ्यूज हो जाएंगे, शब्दों को स्किप कर देंगे, तो आपको जो है ये संकल्पना आपसे पूछी गई है, संविधान की बात इसमें पूछी ही नहीं गई है। चले, तो इसमें ध्यान रखिएगा। जब संविधान की जो है वो झलक किसके दर्शन में दिखती है पूछी जाए, तो संवैधानिक जो है झलक पहली बार अरस्तु में दिखती है। संकल्पना पूछी जाए तो प्लेटो में भी दिखती है। चलिए, विपक्ष का कार्य है कुछ भी प्रस्तावित न करना, प्रत्येक बात का विरोध करना और सरकार को बाहर कर देना। यह कथन किसका है? विपक्ष के बारे में। विपक्ष की इतनी जो है वो शानदार आलोचना किसने कर दी कि विपक्ष का जो कार्य है वो कुछ करने का नहीं है भैया, कुछ हम करेंगे नहीं, आपका हर बात पे विरोध करेंगे और इसी के आधार पे आपको जो है सत्ता से बाहर भी कर देंगे। किसने कहा है? टायरनी, लास्की, गार्नर और सीएफ स्ट्राग में से किसी एक को
तेजी से आप चुन लीजिए। चले, चलिए बहुत ही बढ़िया। तो जो लोग ये विकल्प की बात कर रहे हैं उन सभी का उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। कीवर्ड्स याद रखने हैं आपको, कुछ भी प्रस्तावित न करना, विरोध करना और सरकार को बाहर कर देना। ये तो हो गया कीवर्ड से याद, जो है कीवर्ड से याद करने का तरीका। दूसरा तरीका, टायरनी में एक शब्द छूटा है, टालना। हम कुछ भी प्रस्तावित नहीं करेंगे, हम टालेंगे। किस पे टालेंगे कि हम आएंगे तो हम करेंगे, आपके लिए कुछ भी सुझाव नहीं देंगे, टाल देंगे। आज भी आपका हर बात में जो है विरोध कर देंगे। विरोध क्यों करेंगे? क्योंकि हमको सत्ता चाहिए और जो है आपको बाहर करना है, आपको रिटायर करना है। तो इसमें जो है टायरनी में रिटायर भी छुपा हुआ है, आपको बाहर करने के लिए रिटायर करना पड़ेगा। तो ये सारे क्लू होते हैं पकड़ने के कि यदि दिमाग से कहीं मिसप्लेस हो रहा है, एग्जैक्ट शब्द नहीं याद आ रहा है, तो इस क्लू के माध्यम से आप लोग जो है वो पकड़ लिया करिए। इसलिए आपको बीच बीच में बताता रहता हूं। आपका ए विकल्प जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़े। निम्नलिखित में से किस एक लेखक ने मत प्रकट किया कि मंत्रिमंडलात्मक शासन प्रणाली में नौकरशाही मंत्री पदीय उत्तरदायित्व की ओट में फलती फूलती है। चले, यहाँ मंत्री पदीय उत्तरदायित्व की ओट में फलती फूलती है, कई बार बता चुका हूं आप लोगों को। यहाँ पे फलने फूलने की बात की जा रही है। एकमात्र पूरे आपको जो है वो राजनीतिक सिद्धांत में स्टेटमेंट मिलेगा जिसमें जो है ओट में फलने फूलने की या आड़ में फलने फूलने की बात की जाती है, एकमात्र। अब किसी के भी फूलने फूलने की बात की जा रही हो तो किसकी बात की जा रही है? नौकरशाही के। तो नौकरशाही की ओट में जो है वो फलने फूलने की बात कौन करता है, आपको इसमें तेजी से अपना उत्तर जो है वो चुन के बता देना है। चलें, तो इसमें से जो है उत्तर किसी का सी विकल्प के लिए आ रहा है, किसी का किसी, चलिए कोई बात नहीं, डी विकल्प के लिए सही हो जाएगा। ये स्टेटमेंट जो है दोस्तों आपके रैमजे मेयोर का है। तो फलने फूलने की बात कौन करता है? रैमजे मेयोर करते हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा। और ओट में फलती फूलती है तो आप लोग रैमजे मेयोर का चुनाव करेंगे। चलिए, अब ऐसे नहीं याद आ रहा है, मोर आप सभी ने देखा होगा। मोर, हमेशा मोरों को नाचते हुए कहाँ पे देखा है आपने? बागीचे वगैरह में जहाँ फल फूल लगे होते हैं, तो वहां पे बागीचे में आपको मोर नाचता हुआ जब भी दिखे, फल फूल की बात आ जाए तो मोर से कोरिलेट कर लीजिएगा, उत्तर आपका हमेशा सही हो जाएगा रैमजे मेयोर के लिए। आगे बढ़ते हैं और आप आज के सेशन को यहीं पे जो है पूर्ण विराम लगाते हैं। हो तो गया, सेशन आज का कंप्लीट हो गया। अब आप लोग बता दीजिए आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा, और वीडियो को लाइक और शेयर करिए। दोस्तों, आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर नहीं कर रहे हैं। अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वीडियो को देखते हैं लेकिन वीडियो को लाइक भी नहीं करते हैं, शेयर तो बहुत दूर की बात है। यदि वीडियो आपको अपने काम की लग रही है, वीडियो लग रहा है कि आपका जो 1 घंटा समय मुझे 1-1.25 घंटे का आप देते हैं उससे आपको कुछ भी लाभ हो रहा है, तो आप लोग जरूर वीडियो को लाइक और शेयर करें। और इसके बाद से जो है दोस्तों मैं आप लोगों को 2-3 दिन नहीं मिलूंगा, तो उस 2-3 दिन में आप लोगों को रिकॉर्डेड सेशन ही मिलेगा। तो इस चीज को आप लोगों को पहले ही बता दे रहा हूं कि आप लोग उसके लिए परेशान नहीं होंगे। 2-3 दिन में आवश्यक कार्य से बाहर रहूंगा, तो आप लोगों को उसमें लाइव सेशन नहीं मिल पाएगा, आपको जो है प्री रिकॉर्डेड मिलेगा। अरे सुशील वर्मा जी, कितने सारे प्रश्न मैंने नए करा दिए हैं, कुछ छोड़ा है क्या मैंने आप लोगों का? क्या पूछ रहे हैं आसिफ जी?
आपका प्रश्न मैं नहीं देख पाया। अपना प्रश्न दोबारा भेज दीजिए। अच्छा, टीजीटी के साथ पीआरटी की प्रिपरेशन कैसे करें? देखिए, पहली चीज तो एक साथ दो नाव पे सवार होना नहीं चाहिए। चलिए ठीक है, उस पर भी ध्यान देंगे रमाशंकर जी। एक साथ दो नाव पे सवार नहीं होना चाहिए। और यदि आप मान लीजिए सवार होना भी चाहते हैं, आपके पास कोई विकल्प नहीं है, दोनों एग्जाम आप देना चाहते हैं, तो पहले आपको जो है प्राथमिकता सेट करनी पड़ेगी। किसी एक एग्जाम की तो आपको जो है वो प्राथमिकता के स्तर पे रखिए। मैं सलाह नहीं दूंगा कि जो है आप चलिए कि आप जो है दोनों एग्जाम के लिए जाइए, किसी भी एक एग्जाम पे भरोसा रखिए। देखिए, इसमें होता क्या है ना कि जब हम दो तीन एग्जाम को एक साथ टारगेट करते हैं और जाते हैं, हमको मिलता कोई नहीं है, फिर हमारा पूरा साल बर्बाद हो जाता है। यदि आपको लग रहा है कि मेरी टीजीटी की तैयारी बहुत अच्छी है, अच्छी चल रही है, इसको और पॉलिश करने का आपको टाइम मिल रहा है, पॉलिश करिए, इसको खूब अच्छे से पॉलिश करिए। यदि आपको ये लग रहा है कि हमको जो है जल्दी नौकरी चाहिए, ठीक है, तो आप पीआरटी को टारगेट कर सकते हैं। पीआरटी के संदर्भ में आई थिंक आप बात कर रहे हैं केबीएस की। तो थोड़ी जल्दीबाजी में यदि आप हों तो आप केबीएस को टारगेट करिए, केबीएस के सिलेबस को उठाइए, उसको पढ़ना शुरू करिए। और दूसरा, सिलेबस को देखिए कि किसका सिलेबस आपके अनुरूप है, सबसे ज्यादा जो जरूरी है। थोड़ा सा केबीएस का सिलेबस वर्सेटाइल सिलेबस है, उसमें आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं। तो यदि सारे सब्जेक्ट में आप कंफर्टेबल हैं तो आप बिल्कुल उसके लिए भी तैयारी करिए। यदि आपको किसी सब्जेक्ट में कोई दिक्कत नहीं है, आप लंबे समय से यदि तैयारी कर रहे हैं, तो मैं आपको सुझाव दूंगा कि अपने समय को दो पार्ट में बांट लीजिए, 60-40 का कर लीजिए। जैसे टीजीटी के लिए आप यदि 6 महीने साल भर से लगातार पढ़ रहे हैं तो इसमें जो है 40% समय इसमें दीजिए। पीआरटी का एग्ज़ाम आपको जो है जल्दी होगा, तो उसके लिए आप जो है कर सकते हैं कि आप पीआरटी के लिए 60% टाइम अपना दीजिए और उस पर मेहनत करिए। लेकिन आपको लगता है कि पीआरटी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको पहली बार पढ़ना है या उस पर जो है मुझे काम करना है, तो मैं आपको सलाह नहीं दूंगा। बाकी आप अपना डिसीजन किसी के भी समझाने से, किसी के भी बताने से आप लोगों को अपना डिसीजन नहीं लेना चाहिए। आप किस में कंफर्टेबल हैं, आप कहाँ पे जाके अपना मैक्सिमम परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं, आप उसके हिसाब से आप सेल्फ जो है अपना एवेल्यूएशन करिए और वहां से जो है आप अपना डिसीजन लीजिए। चलें, तो दोनों सिलेबस को एक बार साथ में रखिए, सामने रखिए, दोनों सिलेबस को कंपेयर करिए, अपनी तैयारी को एक बार देखिए कि कहाँ पे आपकी तैयारी कैसी है, टीजीटी में कैसी है, पीआरटी के लेवल पे आपकी तैयारी कैसी है, उसके हिसाब से आप डिसीजन ले लीजिए। बाकी हमसे जो आपको मदद चाहिए होगी, आप हमसे फ़ोन से बात कर सकते हैं। जो सुझाव हो सकता है, जो सलाह आपके लिए हो सकती है, जो मदद मैं कर सकता हूँ, वो मैं आप लोगों की कर दूंगा। किसी के लिए भी, सिर्फ आसिफ जी की ही बात नहीं कर रहा हूँ, आप लोगों में से कोई भी किसी भी स्तर पे यदि मेरी ज़रूरत आप लोगों को पड़ती है तो आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप सभी के पास मेरा नंबर है जी। संडे और मंडे को लाइव होऊंगा। संडे को इस बार संडे को लाइव रहूंगा, क्योंकि 2 दिन बीच में लाइव नहीं रहूंगा, तो संडे को इस बार लाइव रहूंगा आप लोगों के लिए। और अब बीच में आप लोगों को जो है सोच रहा हूं कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी का मैराथन भी कराऊं। हर हफ्ते, एक हफ्ते में आपको हिस्ट्री का मैराथन, एक हफ्ते में ज्योग्राफी का मैराथन। तो इसके बारे में भी काम कर रहा हूं, सोच रहा हूं, इसको भी अगले हफ्ते से शुरू कर दिया जाएगा।
चलिए अब फिलहाल आप लोग जो है, आप लोगों से अब मिलते हैं दोस्तों। अब एक ब्रेक के बाद हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए आप लोग मुझे इजाजत दीजिए। आप सभी लोगों से अनुमति